माल न्यूट्रिशन जिसको हम कुपोषणता भी कहते हैं वह भी एक कारण है डिसेबिलिटी का या अक्षमता का। जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट प्रॉपरली ना मिलना, पोषण प्रॉपरली ना मिलना, वह भी एक कारण है कि जैसे मान लीजिए वो बीमारी रिकेट्स एक बीमारी है, सूखा रोग जिसको कहते हैं, वो कुपोषणता की वजह से भी होती है और वह भी एक कारण है कि आगे चल के बच्चा डिसेबल हो जाता है कुपोषण सूखा रोग के कारण। ऐसे ही बहुत सारी अनेक बीमारियां हैं जो कुपोषणता की वजह से होती हैं और जिसकी वजह से आगे चल के बच्चा या कोई इंसान डिसेबल हो जाता है। तो प्रॉपर पोषण लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, अभी एक और गलत तरीका है जो हमें मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी जो हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए उसके भी कई गलत तरीके के कारण भी अक्षमता हो जाती है। मान लीजिए कुछ लोग डॉक्टर को नहीं मान के, मेडिकल साइंसेस को नहीं मान के, कुछ अलग दवाइयाँ या घरेलू उपचार जो कि मिथ हैं बेसिकली, जो सही नहीं है। घरेलू उपचार कहीं सही भी होते हैं पर कुछ ऐसे घरेलू उपचार हैं जो कि लोग उन पे विश्वास करते हैं पर वो सत्य नहीं है। उसके कारण भी कई बार विकलांगता हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी बाबा के पास चले जाना, कुछ झाड़ फूँक करना, आज भी हमारे देश में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से भी कई बार डिसेबिलिटी हो जाती है। मान लीजिए कि दौड़ के जाओ, ये लेके आओ, कई बार जो हमारे क्या बोलते हैं बाबा हैं जो ये सब करते हैं, जैसे मान लीजिए काला जादू या कुछ करते हैं या उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, झाड़ते हैं, तो वो कई बार तेज़ मारते हैं, चोट लगती है। कई बार ये सारी अवधारणा भी और सही समय पे सही ना इलाज लेने के बजाय वो जादू की तरफ या इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो वो भी एक कारण है कि गलत जो हमारी पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी एक कारण है ना। इलनेस जिसको हम कहते हैं कि बीमार हो जाना, कंटिन्यू बीमार रहना भी कारण है कि आगे चल के इंसान डिसेबल हो जाता है। जो कंटिन्यू बीमार रहता है, कहीं लंबे समय तक बिस्तर में बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है क्योंकि बीमारी के कारण, तो वो भी डिसेबल हो जाता है समय के साथ। डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट, डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कार्य करने का, जहाँ फैक्ट्री लेबर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ में जहाँ पे हैवी लोड्स के साथ उनको काम करना है या फिर डेंजरस इक्विपमेंट्स के साथ उनको काम करना है, तो उन सारी सिचुएशंस में भी कई बार उससे एक्सीडेंटली चोट लग जाना या फिर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक अंग में प्रेशर पड़ना। मान लीजिए पैर का बहुत ज़्यादा काम है कंपनी में, कोई जब कोई मशीन है उसमें आपको पैर से वो मशीन चलानी है या हाथ से ही चलानी है, एक हाथ से चलानी है, तो कंटिन्यू वो सेम ऑर्गन यूज़ करने के लिए, सेम लिम्फ यूज़ करने की वजह से, सेम अंग यूज़ करने की वजह से वो भी डिसेबिलिटी का कारण बन सकती है। आगे चलते हैं। डिसऑर्डर जिसको हम विकार भी कहते हैं, तो विकार ज़्यादातर देखा गया है बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि स्कूल जाने वाले बच्चों में ये आगे चल के डिसेबिलिटी का भी कारण बन सकता है। जैसे कि बच्चे का चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, कंटिन्यूसली एक चीज़ के लिए तंग रहना, डिप्रेस्ड रहना, ये सब कारण है। उसके उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि परिवार में जो मानसिक कारण, परिवार में जो मानसिक उसको टेंशन है, माँ बाप लड़ते हैं या फिर सही से उसको देखभाल नहीं करते, तो ये सारे कारण कई बार बच्चा को विकार आ जाते हैं। इसके टाइप्स हैं कुछ जो कि हमारे सिलेबस में हैं, तो वो ADHD, SPD, ASD, OCD, ODD। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यहाँ पे बच्चों आपको याद करना ही पड़ेगा ये इंग्लिश में, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये इंग्लिश में ही हैं, तो आपको इसको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ASD ऑस्टिन्स स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, OCD अपोजिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर, ODD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसके लक्षण हैं और किन कारणों की वजह से ये हो जाता है। पहले हम बात करते हैं ADHD की, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके सिम्टम्स हैं कि चीज़ें कहीं जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए सामान भूल जाना, लेके न जाना, कई बार स्कूल जा रहे हैं सामान भूल गया बच्चा अपना, या स्कूल में सामान भूल आया, तो कंटिन्यूसली जो डेली एक्टिविटी है उसको भूल जाना। अटेंशन, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या क्लास में टीचर पढ़ा रहा है या फिर कोई भी आपसे बात कर रहा है, तो आप उसकी तरफ अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते, कई बार ध्यान नहीं लगा पाते, ये भी एक इसका लक्षण है। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि बहुत केयरलेस हैं, मान लीजिए छोटी छोटी मिस्टेक, जिनकी वजह से बच्चा को सक्षम तरीके से काम नहीं कर पा रहा, ये भी एक लक्षण है। ऐसे ही वो दिन में सपने देखना, कई बार दिन बैठ के पढ़ा रहा है टीचर, कहीं और ही ध्यान है, सपने कहीं और ही चल रहे हैं, कुछ और ही चल रहा है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। इमोशन में डिफ़िकल्टी होना, खुशी और गम के बीच में अंतर ना कर पाना, या गम में जाना तो बहुत ही गम में चले जाना, खुश रहना तो बहुत ही खुश हो जाना, तो ये सारे कुछ लक्षण हैं। और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, जैसे मान लीजिए कि बच्चा कुछ पढ़ाई कर रहा है, फोकस नहीं कर पाता, वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा सा मूवमेंट इधर उधर कोई दूसरा बच्चा करता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो उसका ध्यान ना दे पाना कंटिन्यूसली, ये भी एक हमारा इसका लक्षण है ADHD का। अब इसके कुछ कारण क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर, मान लीजिए कोई नशा कर रहा है, नशीली पदार्थ का लेना, या फिर कोई किसी का घर फैक्ट्री के पास में जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स की स्मेल कंटिन्यूसली आती है, या फिर टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो इनटेक करता है, जो खाना खा रहा है उसमें टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स बेसिकली हैं कि जो पदार्थ शरीर में नुकसान देते हैं वो टॉक्सिन प्रोडक्ट है, तो वो सारा इनटेक करना भी एक कारण है ADHD का होना। हेरिडिटी, अनुवांशिकता, हाँ, है ना, अनुवांशिक जो कारण है वो भी इसमें कारण है कि कई बार माँ बाप या पेरेंट्स में ADHD है तो बच्चे पे भी है, इसी कारण से। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सही से या तो डेवलप नहीं हुआ, या पूरा मैच्योर ब्रेन नहीं हुआ जब वो बच्चा पेट में था, और उसके बाद जो फंक्शंस हैं उस ब्रेन के वो प्रॉपर नहीं है, ये कारण हो सकता है। समय से पहले जन्म हो जाना बच्चे का जन्म होते समय कम वेट होना, और परिवार में उसका डिसिप्लिन सही नहीं होना, मतलब कि अनुशासन परिवार में सही नहीं होना, ये भी कारण है ADHD के, कि बच्चे का अनुशासन सही नहीं है तो वो ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है, चीज़ें भूल जाता है, क्योंकि अनुशासन नहीं है उसके लिए। ज़िंदगी में जो पेरेंट्स हैं उनका सही से उसको समय पे चीज़ें बताना, उठाना, कार्य कराना, ये सब डिसिप्लिन में आते हैं, तो ये भी कारण है कि ADHD की प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है। आगे चलते हैं, SPD के बारे में जानते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो SPD के सिम्टम्स जो हैं, जो लक्षण हैं, वो इस प्रकार से हैं, कुछ 3 भागों में बांटे गए हैं। मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। मेंटल में बायोलॉजिकल भी एक सब इस पे कैटेगरी में दिया हुआ है। जैसे ओवर सेंसिटिविटी टू साउंड, कोई आवाज़ आ जाना तो उसकी तरफ बहुत चिड़चिड़ा हो जाना, कि कोई जैसे मान लीजिए हॉर्न बजा रहा है या कुछ बजा रहा है, उसकी तरफ बहुत चिड़चिड़ापन एक इसका लक्षण है। बहुत ज़्यादा स्मेल, किसी चीज़ की छोटी सी कम स्मेल आ रही है पर उस बच्चे को या उस इंसान को वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो कारण हैं ये हैं लक्षण SPD के, है ना। क्रिएटिव प्ले में वो बच्चा या वो इंसान नहीं पार्टिसिपेट करता, अकेला रहना पसंद करता है, और क्रिएटिव चीज़ों से दूर रहता है। मान लीजिए बाकी बच्चे कुछ बना रहे हैं, कोई कार्टून बना रहे हैं, कुछ शैतानियाँ कर रहे हैं, कुछ बच्चों की जो शैतानियाँ होती हैं जो उनको डेवलप करने में काम आती हैं, वो बच्चा उस क्रिएटिव चीज़ों में भी नहीं लग रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें उस बच्चे के साथ हो रही हैं, तो या उस इंसान के साथ हो रही हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो इंसान SPD से पीड़ित है। फिज़िकल जो सिम्टम्स हैं, फिज़िकल लक्षण हैं, जिनको हम कहते हैं शारीरिक लक्षण, तो उसमें पुअर बैलेंस एंड पोस्चर है, कि बच्चे का बैलेंस सही नहीं है, वो कई बार सही से चलते चलते नहीं खड़ा हो पा रहा, गिर जा रहा है कई बार, और पोस्चर उसका सही नहीं है, अंग टेढ़े मेढ़े हैं, सही से उसका जो प्रॉपर बॉडी पोस्चर है वो नहीं है।
फाइन मोटर क्वालिटी कंट्रोल डिलेड में मान लीजिए कि बाकी बच्चे जल्दी से बॉल को ग्रैब कर ले रहे हैं या कोई चीज़ को पकड़ ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, या पेन को पकड़ के लिख रहे हैं, ये छोटी छोटी जो गतिविधियां हैं उसको वो बच्चा नहीं कर पाता। और कोऑर्डिनेशन गलत होता है उसका, कोऑर्डिनेशन पुअर होता है। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे बात है कि आपको कोई चीज़ पढ़नी भी है और लिखनी भी है, ये कोऑर्डिनेशन है आपका, आप वो चीज़ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। पर वो जो बच्चा जो एसपीडी से जो इंसान पीड़ित है उसके लिए कोऑर्डिनेशन भी एक समस्या बनती है। तो ये भी एक लक्षण है कोऑर्डिनेशन ख़राब होना। कुछ साइकोलॉजिकल या मानसिक लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो वो सोशली अलग रहना पसंद करता है, सबके साथ रहना पसंद नहीं करता। डिप्रेस्ड रहता है, क्योंकि वो अकेला रहता है तो वो डिप्रेस भी रहता है। ज़्यादा किसी से बात ना करना, अपने में ही अपनी चीज़ें सोच के चुपचाप बैठे रहना और परेशान होना, एनजाइटी, कहीं परेशानी उसको, टेंशन लेना। ज़रा सी बात पे मान लीजिए टीचर ने अगर उसको बोल दिया कि बेटा आके तुम कुछ दो बातें बोलो, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है उस चीज़ की। या फिर गुस्सा हो जाना, जल्दी से एग्रेशन आ जाना, तोड़ फोड़ मचाना चीज़ें, या किसी से लड़ जाना, ये भी इसके लक्षण हैं। जो भीड़ भाड़ से डरना, और किसी ने अगर मान लीजिए सडन टच कर दिया, या सडन टच करने का मतलब है कि छू दिया सडन, या फिर जल्द अचानक छू दिया, या मान लीजिए कोई सामने आ गया तो वो बच्चा डर सा जाएगा। तो ये सब कारण, ये सब हमारे जो लक्षण हैं ये एसपीडी के लक्षण हैं। अब इसके कुछ कारण जानते हैं कि क्या कारण है। इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा, क्रूजेज लिखा हुआ है, ये कॉजेज़ है बेसिकली, कॉजेज़ ऑफ एसपीडी। इसको यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जेनेटिकल कंपोनेंट्स हैं कुछ, जो अनुवांशिक मिश्रण है शरीर में। एबनॉर्मल ब्रेन की वजह से हो जाता है ना। जेनेटिक कारण तो देखिए माँ बाप को है तो बच्चे को है, या जेनेटिकली उसका स्ट्रक्चर वैसा डेवलप नहीं हो पाया कि वो इन सारे विकार की वजह से वो पीड़ित चल रहा है। अब अगर हम बात करें एबनॉर्मल ब्रेन की, तो ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया। ब्रेन नहीं डेवलप होने का कारण हो सकता है कि माँ के गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, या फिर वो बच्चा जब दुनिया में आया तो उसको पोषण सही नहीं मिला, उसकी वजह से भी एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो कारण बनता है एसपीडी का। न्यूरल डिसऑर्डर, उसके जो नर्व इम्पल्सेस हैं, मान लीजिए जो बॉडी में हमारे सिग्नल जो जाते हैं, जो बताते हैं हमें कि ये कार्य तुम्हें करना है। मान लीजिए गर्म चीज़ आपने टच करी तो आपको एक सिंबल मिलेगा कि उससे दूर जाना है। तो ये वो बच्चा ये नहीं जान पाता, ये नहीं पहचान पाता जल्दी से, वो डिसऑर्डर है उसका नर्व सिस्टम का, उसके सिग्नल सही से पहुंच नहीं पाते। वो एक कारण है कि वो एसपीडी से पीड़ित रहता है। या फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रग इंटेक करता है। जो बच्चे जल्दी एज में नशीली पदार्थ, या फिर नशीली पदार्थ की तरफ जो इंसान कंटिन्यूसली लंबे समय तक जाता है, वो भी एसपीडी का शिकार हो जाता है। कोई पर्टिकुलर खाने से लेकर एलर्जी होती है, फूड एलर्जीज़, है ना। और वातावरण जो है वो भी एक कारण है एसपीडी का। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं ऑस्टिन सेप्टम डिसऑर्डर की। ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बेसिकली एएसडी। तो सिम्टम्स क्या हैं इसके, लक्षण क्या हैं। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, बच्चे को बात अपनी रखने में डिफ़िकल्टी होगी। मान लीजिए मैं वो पर्टिकुलर जो बच्चा और एएसडी से सफ़र कर रहा है, वो बच्चा अपनी बात सही से नहीं रख पाता, और उसको कोई भाषा बोलने में भी दिक्कत है। तो ये भाषा में दिक्कत, या फिर उसके कम्युनिकेशन सही से ना कर पाना, अपनी बात सही से ना रख पाना, ये एक इसके लक्षण है। आँखों से आँखें ना मिला के बात करना। आँखें मतलब मान लीजिए दे वॉइड आई कांटेक्ट, कि वो आँखों से आँखें नहीं मिला के बात करते कई बार। तो ये भी एक उसका लक्षण है। डिफ़िकल्टीज़ विथ सोशल स्किल्स, जो सामाजिक हम कह सकते हैं कि सामाजिक जो गुण हैं वो बच्चे में नहीं है। कई बार समाज में कैसे उसको बिहेव करना है, या उसको समाज में कैसे जीना है, वो भी उसको नहीं सही से समझ आता। तो ये लक्षण है एएसडी के। टचिंग द सेम ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, एक ही ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली टच करना। मान लीजिए जैसे कि अगर उसको कोई रबर सरफेस मिल गया, ठीक है ना, जहाँ पे वो कंटिन्यूसली जंप कर रहा है, तो उस पर जंप ही करता जा रहा है, कंटिन्यूसली जंप करता जा रहा है। तो ये सारे उसके लक्षण हैं। सेंसिटिव टू टेस्ट, साउंड एंड स्मेल, बहुत ज़्यादा साउंड, स्मेल और टेस्ट से वो सेंसिटिव रहता है। कि कोई टेस्ट उसको अगर लगा तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए हल्की मिर्च है तो उसको बहुत मिर्च लग गई, कोई आवाज़ हल्की है तो उसको बहुत तेज़ आवाज़ लग गई, वो असहनीय हो गई उसके लिए। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये एएसडी के लक्षण हैं।
कुछ इसके कारण हैं माल नरिश प्रेगनेंसी, मतलब कि कुपोषण, जो माँ का जब बच्चा पेट में है तो उस समय पे अगर माँ को सही पोषण नहीं मिले तो भी ये ASD से बच्चा उसका शिकार हो सकता है। एनवायरमेंटल कारण, कुछ वातावरणिक कारण हैं, वातावरण की वजह से बच्चे को ये ASD हो जाता है। ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता कई बार, इसकी हमने कहीं आगे भी बात की है, सिमिलर हम इसमें भी उसको आगे लिख सकते हैं। जेनेटिकल फैक्टर्स हैं कुछ, आनुवांशिक कारण, इसकी भी हमने आगे काफ़ी बात करी हुई है, तो मुझे लगता है कि इससे हम आगे से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे ही। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, OCD के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कई बार आपके एग्जाम्स में आता है। दिस इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज रेपिटेटिव अनवांटेड थॉट्स। तो ये मानसिक एक अक्षमता है जो आपको नहीं सोचना चाहते वो चीज़ें आपको सोचनी होती हैं, सोच रहे होते हैं आप, जो आप सोचना नहीं चाहते, जो कि बुरे थॉट्स हैं, पर आपको वो दिमाग में बार बार आते हैं। ये चीज़ें ही हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसी को कहते हैं। तो कुछ सोचें हैं जो आपको ऑब्सेसिव बना रही हैं, आपको टेंशन दे रही हैं, आप उसके के बार बार सोचने में मजबूर हो रहे हैं, तो उनमें वो बनती हैं आपके बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर का कारण बनती है। इसीलिए आप देख सकते हैं ऊपर, अगर मैं इसमें आपको सही से एक बार दोबारा से बैक करता हूँ, बैक करने के बाद मैं आपको एक बार सॉरी अब देखिए, ऑब्सेसिव थॉट्स के कारण कंपल्सिव बिहेवियर आपका हो जाना। जैसे मान लीजिए आप जर्म्स के लिए, कि कीटाणुओं के लिए बहुत ज़्यादा वो हैं, तो आप कंटिन्यूसली, इसलिए आप बार बार रिपीटेडली चेक करेंगे, आप ना क्या बोलते, कंटिन्यूसली हाथ धोएंगे, बार टाइम लगाएंगे हाथ धोने में, स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन वॉशिंग, है ना। और एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजियस एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा फोकस है आपका रिलीजियस एक्टिविटी के कारण एक्सेसिव प्रेइंग आप करेंगे। फियरिंग ऑफ लूजिंग थिंग्स, डर आपको कुछ खोद जाने का, उसके लिए आप अपने लव्ड वन को रिपीटेडली चेकिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ द लव्ड वंस। ये वो जो इंसान चीज़ों से गुजरता है, OCD से गुजरता है, उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। सुपरस्टिशंस, कुछ वो ऐसी चीज़ों में बिलीव करने लगता है जो नहीं है, गलत अवधारणा है, उनको मान के वो काफ़ी परेशान होने लगता है। उस वजह से वो एक चीज़ को सोचने में बहुत टाइम लगाता है, डबल चेकिंग करता है चीज़ों की, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था सिम्टम्स। आपको डाउट होगा तो मैं आपके लिए आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। OCD के कारण क्या क्या हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, जेनेटिकल अनुवांशिक कारण हैं, इन्फेक्शन है जिनको हम अपना संक्रामणात्मक कुछ कारण हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वातावरणिक कारण हैं। तो वातावरण में बहुत स्ट्रेस होना, मान लीजिए आगे भी हमने बात की थी कि वातावरण में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है, तो बहुत स्ट्रेस ब्रेन में पड़ता है ना। तो जैसे मान लीजिए ये समय कोरोना का है, तो कंटिन्यू बच्चे या इंसान उस चीज़ से ऑब्सेसिव है बहुत ज़्यादा कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, तो बहुत लंबे समय तक वो हाथ धोता है, कई बार कंटिन्यूसली वो हाथ धोता है। तो इस प्रकार के इसके कुछ कारण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ODD के बारे में, अपोजिटिव डिफिएंट डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स इसमें हैं, कुछ व्यवहारिक सिम्टम्स हैं कि आर्ग्यू कर जाना, लड़ जाना, रूल्स को फॉलो ना करना, दूसरों को ब्लेम करना, दोस्ती जल्दी से तोड़ देना, कंटिन्यू डिसोबे करना, पेरेंट्स को डिसोबे करना, टीचर को डिसोबे करना, मतलब कि बात ना सुनना, जो वो कह रहा है वो ना करना। ये कुछ लक्षण हैं। कॉग्निटिव लक्षण है, जल्दी से जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत तेज़ गुस्सा आना, मान लीजिए किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया। कंसंट्रेट ना कर पाना चीज़ों में, टेंशन में हमेशा रहना, हर समय बार बार सोचते रहना, टेंशन लेना। और साइकोलॉजिकल कारण है, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, उनके जल्दी दोस्त नहीं बन पा रहे, अनॉय फील कर रहे हैं, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वो हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, है ना। तो ये उसके कुछ लक्षण हैं। आगे हम उसके कारणों के बारे में बात करते हैं, जो जेनेटिकल कारण है, बायोलॉजिकल कारण है, एनवायरमेंटल कारण है, सोशल कारण है।
जेनेटिकल अनुवांशिक कारण आगे भी हमने बात की थी। बायोलॉजिकल शारीरिक कारण कुछ हैं, और एनवायरमेंटल कारण हैं, व्यवहारिक वातावरणिक कारण, और सोशल कारण हैं कुछ सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण से स्टार्ट करते हैं। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, पैसे के मामले में बहुत अच्छा घर नहीं है, बहुत अच्छे सुविधाएं नहीं है, गरीब परिवार है। उधर पे भी ये डिसिप्लिन का कम होना एक कारण है कि परिवार में डिसिप्लिन नहीं है कि कैसे कब उठना है, कब बैठना है, कब क्या करना है, तो उसका डिसिप्लिन भी कारण है ओडीडी का हो जाना। डिसफंक्शनिंग फैमिली लाइफ, तो फैमिली लाइफ में भी माँ बाप से के लड़ाई झगड़ा या परिवार में कुछ कलेश, ये सारे कारण एनवायरमेंटल कारणस में आते हैं जो कि ओडीडी को बढ़ावा देते हैं। इंजरी रिलेटेड टू ब्रेन, आगे भी हमने बात की थी, ब्रेन से इंजरी कैसे आपको कोई विकार आपके शरीर में पैदा करती है। इफ़ फैमिली मेम्बर्स हैव प्रॉब्लम ऑफ मूड डिसऑर्डर, हाँ ये भी एक जैसे जेनेटिकल कारण अनुवांशिक कारण है कि माँ बाप को या फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स को, पैटर्नल मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को, जो दादा दादी नाना नानी, इनको अगर है, या बच्चे के परिवार में माँ बाप को है, तो उस बच्चे को भी सॉरी ये डिसऑर्डर हो सकता है आगे। डिसेबिलिटी के कुछ एडिकेट्स हैं कि उस इंसान के साथ हमने कैसे बिहेव करना चाहिए। जल्दी से एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि हमने कभी भी उस इंसान को ऐसा वर्ड डिनोट नहीं करना चाहिए जिससे उसको लगे कि मैं डिसेबल हूँ, मतलब कि उसको नाम से पुकारना चाहिए, उसके नाम से पुकारना, ना कि उसके शारीरिक जो अक्षमता है उसके उससे उसको उसके शब्दों से उसको डिनोट नहीं करना है। मान लीजिए किसी को विकलांग, लंगड़ा, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उसका नाम लेके उसको बुलाना है ना। हाथ उससे मिलाना है आपको उसको हेल्प के लिए पूछना है, पर जब तक वो आपसे हेल्प दोबारा ना मांगे आपको पूछना है उससे हेल्प के लिए। जो डिसेबल है इंसान, अक्षमता का जो से पीड़ित है, जो उससे आपको हेल्प के लिए पूछना है, पर आपको उसको हेल्प नहीं करना जब तक वो खुद हेल्प के लिए नहीं बोलता। आपने एक बार ज़रूर पूछना है, पर वेट करना है कि वो आपकी हेल्प को एक्सेप्ट करे। ठीक है। कन्वर्सेशन एट आई लेवल, तो उनसे बात आपको जैसे नॉर्मल आदमियों से आप बात करते हैं वैसे बात करनी है। अगर वो आपसे अडल्ट है तो उसको अडल्ट की तरह ट्रीट करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है ना। और व्हील चेयर, अगर वो व्हील चेयर में बैठा है तो उसकी व्हील चेयर की तरफ झुकना नहीं है, उससे उसको बुरा लग सकता है ना। तो ये कुछ एडिकेट्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जो हमें, अगर हम हिंदी में बात करें तो अक्षमता शिष्टाचार जो है, अभी हमने बात की हाथ मिलाना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एसेसिबल एक्यूरेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीतियाँ। अब क्या रणनीतियाँ हैं? आप पहले मेडिकल चेकअप करेंगे उस इंसान का जो स्पेशल नीड से है रिलेटेड, या वो उसमें कोई विकार है या फिर उसमें कोई अक्षमता है, तो आप उसका मेडिकल चेकअप कराएंगे कि उसकी कंडीशन क्या है बॉडी की। उसके बाद उसके इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ में खुशी महसूस करता है, क्या अच्छा उसको करना लगता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उस हिसाब से आप उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी तैयार करेंगे। मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है कि किसी बॉल से खेलना है, तो आपको ऐसी एक्टिविटी तैयार करनी है जो बॉल से रिलेटेड हो। उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो क्या कर सकता है। अब मान लीजिए उसके किसी इंसान के पैर नहीं हैं, तो आप उसको फुटबॉल नहीं खिला सकते। उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको आपको गेम को या फिज़िकल एक्टिविटी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर वो व्हील चेयर में बैठा है तो हॉकी अगर उसको खिलानी है, तो एक छोटी हॉकी उसके हाइट के साइज़ के, जिस जिस ऊंचाई पे वो पहुंच पा रहा है, उस ऊंचाई के बराबर उसके हाथ जहां पहुंच पा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको उसकी हॉकी तैयार करनी है। रूल्स उसके लिए मॉडिफाई करने हैं। नॉर्मल रूल्स जो आम गेम में चलते हैं वो रूल्स नहीं, कुछ उसके लिए मॉडिफाई रूल्स, कुछ ईजी रूल्स आपको रखने हैं। और अगर उसको ट्रेन करना है या सिखाना है तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, ईजी से मुश्किल की तरफ। ये नहीं कि मुश्किल कार्य दे दें, बहुत ईजी से मुश्किल की तरफ उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से आप उसको सिखाएंगे। उसके अलग अलग जो अंग हैं उसका इन्वॉल्वमेंट का ध्यान देंगे कि वो इन्वॉल्व हों उस एक्टिविटी को करने में, फिज़िकल एक्टिविटी को करने में, जिसके कारण उसके जो अंग हैं उनका सही से डेवलपमेंट हो पाए। एक्स्ट्रा केयर टू अवॉइड एक्सीडेंट, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ध्यान देना है कि एक्स्ट्रा केयर देनी है उन लोगों के लिए जो फिज़िकली या साइकोलॉजिकली
स्पेशल हैं उनके आपको ध्यान देना है कि उनको कहीं चोट पटक ना लग जाए, कोई ऐसी चीज़ आसपास ना रखी हो उनके फिज़िकल एक्टिविटी करते समय जो उनको चोट पहुंचा सके। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। आशा है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और डाउट के लिए हम अलग डाउट क्लियरिंग सेशन 15 मिनट्स का रखेंगे। जिस भी दिन आपके जो भी टीचर इस वीडियो लेक्चर को आपके साथ शेयर करेंगे, उसके अगले दिन या 2-3 दिन के बाद वो टीचर आपसे 15 मिनट्स का इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, जिसमें आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं किसी भी बच्चे से, और आपसे बात भी की जा सकती है कि आपने क्या सीखा, और आपके अगर डाउट हैं, आपने अगर सीखा है तो कुछ अगर मिस हुआ है आपसे या मुझसे कुछ मिस हुआ है तो वो टीचर आपके इसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।